25 जनवरी 1959 10 हाइकर्स, 8 मिशन। यूरल माउंटेन रेंज को पूरा पार करना, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस में। ट्रिप का 4th डे 28 जनवरी 1959 ग्रुप के एक मेंबर यूरियुद्दीन को एक्सट्रीम जॉइंट पेन की वजह से वापस घर जाना पड़ा। 20th फरवरी 1959 अभी तक हाइकर्स को अपने घर ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। चिंता के मारे उनके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करी और पुलिस ने उसी दिन पूरा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। पर इस सर्च में एक के बाद एक बस उन 9 हाइकर्स की डेड बॉडीज मिली। कुछ बॉडीज की आईबॉल्स मिसिंग थी, कुछ के स्कल फ्रैक्चर थे, कुछ की रिब्स क्रश थी, कुछ बॉडीज के ऊपर बर्न इंजरीज थी और एक बॉडी की तो जीभ ही गायब थी। आखिर क्या हुआ था उस एक्सपेडिशन पे ऐसा जिसने उन हाइकर्स को इतना ब्रूटली मार दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन ऐसा कि 9 के 9 हाइकर्स -30 डिग्री सेल्सियस में बिना जूतों के अपने टेंट को अंदर से काट के भागे? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। A memorial to the 9 hikers who lost their lives a short walk away from here. 2 bodies were missing eyes, and 1 was missing a tongue. They had fled the tent barefoot in sub-zero temperatures. ये हाइकर्स बहुत स्मार्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ग्रेड 2 हाइकर्स भी थे और ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद वो सब ग्रेड 3 हाइकर्स बन जाते, जो कि उस टाइम का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता था फॉर अ हाइकर। इस मिशन में उनका लीडर था आइडर दैटलॉव, जो कि यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक रेडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। वो काम था, वो स्मार्ट था और कैलकुलेटेड रिस्क लेता था। पर फिर भी उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने आइडर को भी इतना गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया? 26 फरवरी 1959 सर्च शुरू हुए 6 दिन हो चुके थे और फाइनली रेस्क्यूअर्स को एक क्लू मिला, जो कि था उनका टेंट। टेंट बर्फ में दबा हुआ था, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ा एवलांच आया। टेंट के अंदर कुछ गर्म कपड़े, खाना और जूते रखे थे। बस सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टेंट को अंदर से काटा हुआ था, जैसे उन सबको बस टेंट से बाहर निकलने की कोई जल्दी हो। टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स थे, बट किसी ने भी शूज नहीं पहने थे, जबकि बाहर -30 डिग्री सेल्सियस था। कुछ बेयरफुट थे, कुछ सॉक्स में, पर फिर भी फुटप्रिंट देख के ऐसा लग रहा था कि बस वो आराम से चल रहे हो, ना कि जल्दी में भाग रहे हो। टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर पहली 2 बॉडीज मिली। इतने कम टेम्परेचर के बावजूद भी इन दोनों बॉडीज पे बहुत ही मिनिमम कपड़े थे। ना ही कोई जैकेट थी, ना ही कोई स्वेटर थी, और दोनों बॉडीज के हाथ और पैर पे जलने के निशान भी थे। इन दोनों बॉडीज के पास में एक बहुत बड़ा सेदार ट्री भी था, जिसकी ऊपर वाली ब्रांचेस थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिसका मतलब इन दोनों हाइकर्स में से किसी एक ने पेड़ पे चढ़ने की भी कोशिश करी थी। और इसी के साथ में एक्सटिंग्विश्ड फायर भी थी, जो इन्होंने शायद ठंड से बचने के लिए जलाई होगी, और इसी वजह से इन दोनों बॉडीज के हाथ और पैर पे जलने के निशान भी थे। 27 फरवरी 1959 तीसरी बॉडी मिली और ये बॉडी थी आइडर दैटलॉव की, जो कि ग्रुप लीडर था। ये बॉडी सेदार ट्री से 300 मीटर दूर मिली और इस बॉडी का मुंह टेंट की तरफ था। अगली बॉडी मिली सेदार ट्री से 630 मीटर दूर और ये बॉडी थी ज़िनाइदा टॉलमटोवन, वन ऑफ द 2 फीमेल्स इन दिस ट्रैक। वो भी टेंट के पास जाने का ही ट्राई कर रही थी, जिसके रास्ते में वो बहुत बार गिरी, जिसकी वजह से उसके फेस पे कट्स और ब्रूजेस थे। 5 मार्च 1959 रेस्क्यूअर्स को 5वीं बॉडी मिली और ये बॉडी थी 23 साल के रुस्तम स्लोबुद्दीन। ये भी टेंट की तरफ वापस जाने का ही ट्राई कर रहे थे,
बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि इनके स्कल पे थोड़ा फ्रैक्चर भी था। इन तीनों बॉडीज में एक बात कॉमन थी कि ये तीनों टेंट की तरफ वापस जा रहे थे, शायद खाने और गर्म कपड़ों के लिए। इससे पता चलता है कि ये पूरा ग्रुप जीने के लिए किस हद तक जा सकता था। अभी तक जितनी भी बॉडीज मिली थी उन सबका ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया था, पर अब जो बॉडीज मिलने वाली उन्होंने इस पूरे केस का रुख बदल के रख दिया। 4 मई 1959 इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद रेस्क्यूअर्स को मिली आखिरी 4 बॉडीज, जिनकी कंडीशन सबसे ज्यादा भयानक थी। ये बॉडीज एक रवीन के पास मिली, बर्फ में 4 मीटर धसी हुई। ये बॉडीज सिदार ट्री से 75 मीटर दूर थी और एक छोटी सी नदी के किनारे पे थी। पहली बॉडी की दोनों साइड्स की रिब्स फ्रैक्चर्ड थी और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी बहुत ही इम्पैक्टफुल कार क्रैश की विक्टिम हो। इस बॉडी की कुछ ऐसी डिटेल्स थी जिसने इस पूरे केस को हिला के रख दिया। इस बॉडी के कपड़े रेडियो एक्टिव थे और साथ में इस बॉडी की टंग भी मिसिंग थी। अगली बॉडी की पूरी चेस्ट फ्रैक्चर थी, जैसे वो भी एक कार क्रैश का ही विक्टिम है। साथ में इस बॉडी की दोनों आईबॉल्स भी मिसिंग थी। थर्ड बॉडी पे कोई इंजरीज तो नहीं थी, पर इसकी नेक ट्विस्टेड थी और लास्ट बॉडी पे एक बहुत ही बड़ा स्कल फ्रैक्चर था। कुछ चीजें जो ये लास्ट 4 बॉडीज में कॉमन थी वो है, फर्स्ट, ये चारों बॉडीज एक रवीन में मिली, जिसका मतलब ये चारों एक शेल्टर ढूंढ रहे थे। सेकेंड थिंग, ये चारों बॉडीज पे मैसिव इंजरीज थी, जिसका रीजन हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो बहुत अजीब थी वो थी जो सेकंड बॉडी थी, वो थी 38 इयर्स के सैम्युअल ज़ोलोटारियोफ। ही वाज ओल्डेस्ट इन द ग्रुप और इनकी बॉडीज के पास एक कैमरा मिला जिसमें कुछ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो थी। वैसे तो ये कैमरा डैमेज था, सो वी आर टिल डेट अनश्योर कि ये क्या था, पर लोगों ने इसको यूएफओ बोला, जो कि एलियंस की थ्योरी को सपोर्ट करता है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि इस इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी डिटेल्स इनकम्प्लीट है और जहां डिटेल्स इनकम्प्लीट होती है वहां हमारा ब्रेन पैटर्न ढूंढता है ताकि उन इनकम्प्लीट डिटेल्स को कंप्लीट किया जाए और इससे बनती है थ्योरीज। एंड ट्रस्ट मी, इस इंसिडेंट की बहुत सारी थ्योरीज है। पहली थ्योरी है द मानसी ट्राइब। जिस एरिया में बॉडीज मिली उस एरिया में एक ट्राइब भी रहती थी, नोन एज द मानसी ट्राइब। सबसे पहला शक उन्हीं पे गया कि कहीं उन्होंने तो नहीं हाइकर्स को मारा, बट धीरे धीरे ये शक हटता गया क्योंकि बॉडीज पे कोई वेपन डैमेज जैसी इंजरीज नहीं थी और साथ में मानसी ट्राइब के लोगों ने भी रेस्क्यूअर्स की हेल्प करी थी बॉडीज को लोकेट करने में। साथ ही में मानसी ट्राइब एक नॉन वायलेंट ट्राइब है, सो ये थ्योरी सिर्फ एक अर्ली सस्पिशन था। अगली थ्योरी है एलियन थ्योरी। ये थ्योरी सिर्फ इसलिए फेमस हुई क्योंकि वहां पे जो लोग आसपास रहते हैं उन्होंने उस रात आसमान में कुछ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स देखे और वो कैमरा की फोटोज भी काफी सस्पिशियस थी। पर ये थ्योरी बिल्कुल बेसलेस है क्योंकि उस टाइम रशिया में कोल्ड वॉर चल रही थी और अक्सर ऐसी वॉर्स में वेपन टेस्टिंग रिमोट लोकेशंस पे होती है, जैसे कि वो माउंटेन, और शायद लोगों ने यही वेपन टेस्टिंग नोटिस करी होगी। अगली थ्योरी है येटी थ्योरी। जिसको नहीं पता व्हाट इज अ येटी, तो मैं बता देता हूँ कि येटी इज अ सुपरनैचुरल बीइंग जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पर फिर भी कुछ लोग इसमें मानते हैं। ये एक बड़ा सा एप लाइक क्रीचर होता है जिसके ऊपर बहुत हैवी फर होता है और ये 2 पैरों पे चलता है। ये थ्योरी सिर्फ एक चीज की वजह से काफी इंटरेस्टिंग है। जितने कैमरास रिकवर हुए थे उसमें से एक कैमरा में एक बहुत ही वियर्ड फोटो थी। मैंने भी जब इस फोटो को पहली बार ही देखा था तब मुझे भी लगा कि ये क्या है। मैं तो अभी भी अनश्योर हूँ कि ये क्या है, पर इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे उन्हीं में से एक हाइकर कहा क्योंकि लाइट्स की वजह से फोटो बहुत डार्क हो गई है और ये एक ट्रैक सूट में खड़े इंसान जैसा ही लग रहा है। ये थ्योरी इसलिए भी फेल कर जाती है
क्योंकि बॉडीज पे कोई स्क्रैचेस या बाइट्स नहीं मिली, जो कि एनिमल अटैक्स में एक बहुत ही कॉमन बात होती है। अगली थ्योरी है द इंफ्रासाउंड थ्योरी। पहाड़ों पे एक फिनोमेना बहुत ही कॉमन होता है, द कारमैन वोर्टेक्स इफेक्ट। पहाड़ों पे जब हवा ट्रैवल करती है तब वो एक इंफ्रासाउंड जनरेट करती है which is less than 20 हर्ट्ज। ये हम सुन तो नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। ये इंफ्रासाउंड्स हमारे ब्रेन को स्ट्रेस कर देती है और शायद यही रीजन हो हाइकर्स के पैनिक एस्केप का। पर इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है। इट इज वेरी अनलाइकली कि इंफ्रासाउंड ने हर एक हाइकर को एक ही तरीके से रिएक्ट करने पे मजबूर कर दिया हो, क्योंकि इंफ्रासाउंड्स हर किसी को एक अलग तरीके से अफेक्ट करती है। अगली और आखिरी थ्योरी है द एवलांच थ्योरी। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी टिल डेट। हाइकर्स का जो टेंट था वो एक स्लोप के ऊपर मिला था और स्लोप पे बर्फ धीरे धीरे इकट्ठी होती है और एक टाइम के बाद ग्रेविटी की वजह से गिर जाती है, which causes avalanche। शायद इस केस में भी ऐसा ही हुआ हो कि उन्होंने जल्दी में टेंट को अंदर से फाड़ा और वो बिना जूतों में ही टेंट से बाहर निकल गए। इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। पहला सवाल ये है कि उन सबके फुटस्टेप्स एक ऑर्डर में क्यों थे? अगर उन्हें टेंट से निकलने की इतनी जल्दी थी तो वो भागे क्यों नहीं, बल्कि वो आराम से चल के जंगल तक गए? और इसका आंसर सिंपल है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट रात को हुआ था और आप खुद ही देख लो रात को पहाड़ों पे कैसा लगता है। इतनी लो विजिबिलिटी पे भागना नियरली इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्हें चल के ही नीचे जाना पड़ा। दूसरा सवाल है कि उनके कपड़े रेडियो एक्टिव क्यों थे? रवीन में जो बॉडीज मिली थी उसमें एक बॉडी के कपड़ों पे रेडियो एक्टिव ट्रेसेस मिले थे, पर ऐसा क्यों था? और इसका जवाब हमें हाइकर्स के बैकग्राउंड से मिलेगा। इनमें से 2 हाइकर्स पहले एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके कपड़ों पे रेडिएशन आ गई। तीसरा और सबसे मिस्टीरियस सवाल कि उनकी आईबॉल्स और टंग कैसे मिसिंग थी? रवीन में जो बॉडीज मिली थी उसमें से एक बॉडी की आईबॉल्स मिसिंग थी और एक बॉडी की टंग मिसिंग थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दे वर अटैक्ड और समथिंग। ये बॉडीज इंसिडेंट के 3 महीने बाद 4 मई को एक रवीन के अंदर मिली थी, वो भी पानी के पास, जो कि बर्फ की मेल्ट होने की वजह से आया था। आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारी जीभ और आई बॉल्स सबसे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनमें कोई हड्डी नहीं होती है, और हमारे मरने के बाद सबसे पहले यही डिकम्पोज होते हैं, और शायद ऐसा ही उन बॉडीज के साथ हुआ हो। और अब बारी है इस केस के सबसे बड़े सवाल, आखिर उस रात हुआ क्या था? आप में से कई सारे लोगों ने इस इंसिडेंट के बारे में शायद पहले सुना हो, पर किसी ने भी आपको इस इंसिडेंट की पूरी रियलिटी नहीं बताई। बट दिस इज नॉट द चैनल जहाँ पे आपको आधा सच बताया जाए और आप भी एलियंस और येटी जैसी थ्योरीज में यकीन करें। मैंने इस इंसिडेंट पे 1 महीने तक रिसर्च कर दिया एंड नाउ आई हैव द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी कि उस रात हुआ क्या था। 1 फरवरी 1959 हाइकर्स ने अपना टेंट एक 20 डिग्री स्लोप के ऊपर फिक्स किया, जो कि बहुत ही बुरा डिसीजन था क्योंकि उन्हें अपना टेंट फॉरेस्ट के अंदर पिच करना चाहिए था। Hold the canvas steady. Hammer that pole deeper, quick. We need more rope on this side. 2 फरवरी 1959 जब सब सो रहे थे तो एक छोटा एवलांच उनके टेंट को हिट करता है। It's collapsing. We're buried. Get a light. और Quick. उनके टेंट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। I can't move. ये तो एक छोटा एवलांच था, पर उन्हें लगता है कि एक बड़ा एवलांच भी साथ में आ सकता है, इसलिए वो टेंट को अंदर से काट के जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं जंगल की तरफ। We have to get out. To the trees, hurry! I can't feel my hands. Keep moving. We have to get away from the tent. 3 फरवरी 1959 उन्होंने सिदार ट्री के पास जंगल में सरवाइव करने का ट्राई किया। उन्होंने आग जलाई पर वो भी ज्यादा देर टिक ना पाई।
कपड़े कम होने की वजह से 2 लोगों की वहीं पे हाइपोथर्मिया से डेथ हो गई। अब बचे 7 लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि वो स्प्लिट हो जाएंगे। 3 लोगों की एक टीम वापस टेंट की तरफ जाएगी और बाकी बचे 4 लोग एक रहने लायक शेल्टर ढूंढेंगे। जो 3 लोग वापस टेंट की तरफ जा रहे थे उनकी रास्ते में ही हाइपोथर्मिया और माइनर इंजरीज की वजह से डेथ हो गई। और जो 4 लोग शेल्टर ढूंढ रहे थे वो भी एक स्नो कवर्ड रवीन में गिर गए और फिर उनके ऊपर कम से कम 1000 से 1500 केजी बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से उनको ब्रोकन रिब्स, स्कल फ्रैक्चर और ट्विस्टेड नेक जैसी इंजरीज आई और उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। The snow is breaking. We're falling! Hold on, grab something. May the souls of all 9 hikers rest in peace. इस इंसिडेंट से मुझे एक चीज तो सीखने को मिली कि जब नेचर अपनी पे आती है तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। कैसे एक पल में 9 इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और इतने एक्सपीरियंस हाइकर्स ने कुदरत और किस्मत का ऐसा रूप देखा जिससे शायद कोई भी ना बच पाता। आपको यूरी युदिन तो याद ही होगा, इस ग्रुप का 10th मेंबर जो कि 2 दिन में ही ट्रैक छोड़ के वापस आ गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सच को ढूंढने में लगा दी कि उस रात ऐसा क्या था जिसने उनके सारे दोस्तों को उनसे एक पल में छीन लिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गिल्ट में गुजारी बिफोर डाइंग एट द एज ऑफ 75 इन 2013। मरने से पहले उन्होंने कहा कि इफ आई हैड वन क्वेश्चन टू गॉड इट वुड बी व्हाट रियली हैपेंड टू माय फ्रेंड्स दैट नाइट। मेरे अंदर का भी 10% यही मानता है कि अभी भी ऐसा कुछ है जो हम सबसे छुपा हुआ है और शायद हमेशा छुपा ही रहे, क्योंकि some mysteries are destined to remain a mystery.